हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बोसिस की हम इसमें पैथोलॉजी देखेंगे कि ये थ्रोम्बोसिस कैसे हो रहा है, उसके टाइप्स देखेंगे, पैथोजेनेसिस देखेंगे और किस किस में मतलब उसके फिर हम पर्टिकुलर ऑर्गन में भी देखेंगे कि कैसे क्या थ्रोम्बोसिस हो रहा है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस एक्चुअली में क्या होता है? थ्रोम्बोसिस कुछ नहीं होता। जब हमारे इंजरी हो जाती है, इंजरी होने के बाद जो हमारा ब्लड जो निकलता है उसको रोकने के लिए थ्रोम्बोसिस या फिर क्लॉट फॉर्मेशन होती है हमारे। थ्रोम्बोसिस या फिर क्लॉट फॉर्मेशन को ही मतलब क्लॉट फॉर्मेशन को हम थ्रोम्बोसिस बोलेंगे, लेकिन वो था कि है ना, वो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था। अब किसी भी वजह से वो हमारे इंजरी नहीं हुई और थ्रोम्बोसिस हो गई, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन से फिर वो हमारे ब्लड को वहाँ पे फ्लो करने में दिक्कत होगी और वहाँ पे अगर थ्रोम्बोसिस का साइज़ बड़ा है तो तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और वहाँ पे उस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो इस्चीमिया हो जाएगा और फिर मतलब कंडीशंस जो भी जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, एमआई हो गया, ये सब चीज़ें ये सब कंडीशन जनरेट होगी। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअली में होती क्या है। ये एक सॉलिड मास होती है, सॉलिड मास बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, और वो सर्कुलेशन में मतलब वो किससे बनता है? जो कि हमारे ब्लड में जो चीज़ें होती हैं, ब्लड के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, उनसे एक सॉलिड मास बन जाता है जो कि वो सर्कुलेशन में बहता रहता है और जहाँ पे भी कोई चीज़ आएगी तो वहाँ पे वो अटक जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए थ्रोम्बोसिस का साइज़ इतना है, मतलब उस जो मास है उसका साइज़ इतना होगा और है ना, कोई इस वाली वेसल में मतलब अपने साइज़ वाली वेसल में वो जाके फंस जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो आगे वाले जो ऑर्गन्स होंगे, आगे वाले जो टिश्यूज़ होंगे वो उसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो एक सॉलिड मास बनाते हैं जो कि वो सर्कुलेशन में फिर फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, उसी मास को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। अब ये दो तरीके का होता है, एक तो रप्चर्ड ब्लड वेसल्स और एक अनरप्चर्ड ब्लड वेसल्स। रप्चर्ड ब्लड वेसल में क्या होता है कि हमारे इंजरी हो गई है, तब अगर क्लॉट हो रहा है, तब अगर थ्रोम्बोसिस हो रही है तो वो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। अगर है ना ब्लड वेसल रप्चर नहीं हुई है, मतलब इंजरी हुई ही नहीं है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, अब क्या है, इसमें रप्चर्ड ब्लड वेसल्स देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हीमोस्टेटिक प्लग्स बनते हैं। हीमोस्टेटिक प्लग्स मतलब एक ब्लड क्लॉट बनेगा जो कि इंजरी की साइड पर बनेगा। ठीक है, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए बनेगा और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है थ्रोम्बोसिस की। और ये क्या करता है कि प्लाज्मा और ब्लड को बाहर रोकने मतलब बाहर बहने से ये रोकता है, मतलब उसका लॉस होने से ये रोकता है। ठीक है, अनरप्चर्ड ब्लड वेसल, अगर हमारे ब्लड वेसल रप्चर ही नहीं हुई है, ठीक है, तो ये हमारे लाइफ थ्रेटनिंग है। सीवीएस के मतलब अगर हार्ट वगैरह में हो रही है तो ये हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, व्हेन नो इंजरी अकर एंड थ्रोम्बोसिस इज गोइंग ऑन, जब कोई इंजरी ही नहीं हो रही और है ना थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे, तो इट इज़ डेंजरस एंड शोज हार्मफुल इफेक्ट। और ये हार्मफुल इफेक्ट हमको दिखाता है। और इसके ये क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? इस्चेमिक इंजरी हो सकती है और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, क्या हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगा? इस्चेमिक इंजरी करा देगा अगर थ्रोम्बस छोटा है और है ना ब्लड एंड स्टॉप दी ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन, तो इस्चीमिया कराएगा और इन्फ्रैक्शन करेगा। ठीक है, छोटा भी थ्रोम्बस है चाहे बड़ा थ्रोम्बस है, अगर छोटा भी थ्रोम्बस है तो क्या कराएगा? वो स्टॉप कर देगा ब्लड सप्लाई को आगे वाले जो ऑर्गन्स हैं उसमें। जैसे कि यहाँ पे अगर थ्रोम्बस बन गया है, ठीक है, तो आगे वाला जो ऑर्गन और ब्लड यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, आगे वाला जो ऑर्गन है यहाँ पे तो सप्लाई रुक जाएगी, है ना। तो यहाँ के ऑर्गन के लिए ये थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। ठीक है, तो इस्चीमिया कराएगा, इन्फ्रैक्शन कराएगा। इस्चीमिया मतलब कोई वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो ऑर्गन डैमेज हो रहा है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, अब ये एक छोटा सा अब ये थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया ब्लड में। ठीक है, ब्लड कैपिलरी में। अब इसका छोटा सा पार्ट टूट के
कहीं है ना, कहीं छोटी वाली ब्लड कैपिलरी में चला गया है, ठीक है, और वहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो आगे वाले ऑर्गन को, आगे वाले टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई नहीं होगी और वहाँ पे वो टिश्यू डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का मतलब यही है कि थ्रोम्बस का छोटा पार्ट टूटकर वो कहीं पे लॉज हो गया है और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कैपिलरी को, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं वर्चाउ स्ट्राइड। वर्चाउ स्ट्राइड क्या होता है, देखिए एंडोथीलियल इंजरी की वजह से, मतलब एंडोथीलियल इंजरी होती है, अबनॉर्मल ब्लड फ्लो होता है और हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है ना। एंडोथीलियल इंजरी की वजह से भी थ्रोम्बोसिस होती है, अबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से भी थ्रोम्बोसिस होती है और हाइपर कोएगुलेबिलिटी की वजह से भी थ्रोम्बोसिस होती है, ठीक है। इंडिविजुअली भी ये थ्रोम्बोसिस कराते हैं, बट एंडोथीलियल की वजह से भी अबनॉर्मल एंडोथेलियल इंजरी की वजह से भी अबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो सकता है, या अबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से भी एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है, ठीक है। अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है। और क्या है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से भी हाइपर कोएगुलेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। और ये तीनों चीज़ मिलकर भी थ्रोम्बोसिस कराते हैं। तो इसमें यही है, देखिए एरो से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो एंडोथेलियल इंजरी अबनॉर्मल ब्लड फ्लो भी कराती है और अबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से भी एंडोथेलियल इंजरी होती है, ठीक है। अबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से भी हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है और एंडोथेलियल इंजरी की वजह से भी हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है, ठीक है। ये तीनों मिलके भी थ्रोम्बोसिस कराते हैं, ये अकेले अकेले भी थ्रोम्बोसिस कराते हैं। तो वर्चाउ ट्राइड यही शो करता है। और जो इनके मैकेनिज़्म हैं वो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। हम पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि है ना, हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो कि है ना थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एंडोथेलियल इंजरी, किसी भी वजह से एंडोथेलियल इंजरी हो रही है, रोल ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब इसमें एंडोथेलियल इंजरी या फिर थ्रोम्बस में प्लेटलेट्स का रोल मतलब एक बहुत बड़ा रोल होता है। और कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट होने से भी थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ऑल्टर्ड ब्लड फ्लो, अगर है ना ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं हो रहा, अब नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से भी थ्रोम्बोसिस हो सकती है। और हाइपर कोएगुलेबिलिटी की वजह से भी थ्रोम्बोसिस हो सकती है, ठीक है। एंडोथेलियल इंजरी, ठीक है, एंडोथेलियल इंजरी क्या होती है, ठीक, एंडोथेलियम क्या होती है, ये हो गई हमारी एंडोथेलियम। जो ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल की अंदर की लाइनिंग होती है हमारी एंडोथेलियम, ठीक है। और उसके जो बाहर की लाइनिंग, उसके जो नीचे की लाइनिंग होती है, मतलब ये तो यहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, ये कैपिलरी है, ये उसकी वॉल है वेसल की वॉल को हम बोलेंगे एंडोथेलियम। और उसके नीचे वाली उसको बोलेंगे, एंडोथेलियम के नीचे वाली लेयर को बोलेंगे हम सब एंडोथेलियम, ठीक है। जब यहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ इंजरी हुई है तो क्या होगा, ब्लड के कंस्टिट्यूएंट आएंगे सब एंडोथेलियम में। जैसे ही ब्लड अगर सब एंडोथेलियम को टच कर गया, ठीक है, टच करने से वो वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही ब्लड अगर वो सब एंडोथेलियम को टच करेगा, वहाँ पे उसको उससे एक्सपोज हो जाएगा, तो वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने लग जाएगा। इसी वजह से क्या होता है कि कहीं इंजरी होगी तो ये सारी लेयर डैमेज होंगी, सारी लेयर वहाँ पे हट जाएंगी, ठीक है। तो ब्लड बाहर निकल जाएगा, ब्लड बाहर निकलते ही क्लॉट फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो यही मैकेनिज्म है जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन होता है। जैसे ही ब्लड जो होगा सब एंडोथेलियम को टच करेगा और वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, और जिससे हमारा ब्लड जो होता है वो बहने से रुक जाता है, ठीक है। तो अब क्या है एंडोथेलियल इंजरी हुई, ठीक है। एंडोथेलियल इंजरी के फंक्शंस क्या हैं, फंक्शन यही है कि इट प्रोटेक्ट फ्लोइंग ब्लड फ्रॉम थ्रोम्बोजेनिक इन्फ्लुएंस। ये क्या करता है कि है ना जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, ब्लड फ्लो होगा तो लॉस भी होगा। अगर अगर है ना कहीं पे हमें चोट लग जाती है तो वो लॉस भी होगा। तो जैसे ही तो एंडोथेलियम का काम होता है कि वो उस ब्लड को प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है। इट रिलीज एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर, ये एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर भी रिलीज़ करता है, जैसे कि हेपेरिन लाइक सब्सटेंस। ये इनएक्टिवेट करके रखता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को और एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन 3 को, ठीक है। और कौन से एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर होते हैं, थ्रोम्बोमोड्यूलिन क्या करता है, थ्रोम्बिन को
मतलब एक्टिवेटर ऑफ प्रोटीन सी। जो थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन क्या होता है, थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमोड्यूलिन की हेल्प से प्रोटीन सी में कन्वर्ट होता है, जो कि है ना थ्रोम्बोसिस होने से रोकते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोमोड्यूलिन एक एंजाइम है जिसकी वजह से वो प्रोटीन सी में कन्वर्ट होता है और थ्रोम्बोसिस नहीं होती। और क्या है, और कौन से एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर्स हैं, इसमें ये करता है कि है ना इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये है ना प्लेटलेट एग्रीगेशन को नहीं होने देता। प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा तो थ्रोम्बस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्लॉट नहीं बनेगा। ठीक है, स्टॉप एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स सो थ्रोम्बस नॉट अगर, जैसे कि एडीपीएज हो गए और पीजीआई2 हो गया। ठीक है, और थर्ड वन क्या है, एंडोथीलियम रिलीज प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर। ये कुछ प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर्स भी रिलीज करती है। मतलब सारे मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स जैसे कि, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, रिलीज फॉर एंड सेल्स। और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर क्या करता है, कॉजेज एडरेंस ऑफ प्लेटलेट्स टू द सब एंडोथीलियम। ठीक है, अगर प्रोथ्रोम्बिन एंटी थ्रोम्बिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो थ्रोम्बिन कॉज कराते हैं। ठीक है, अगर इनका सीक्रेशन ज़्यादा हो गया है, अगर इनका रिलीज ज़्यादा हो गया है तो थ्रोम्बोसिस अकर होगी। फैक्टर दैट अफेक्ट एंडोथेलियल इंजरी, इसमें क्या है कि मतलब वो फैक्टर, वो कॉज, मतलब वो एजेंट जो कि है ना एंडोथेलियम की इंजरी कराते हैं। ठीक है, जिससे एंडोथेलियम डैमेज होती है। तो एंडोकार्डियल इंजरी, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, आर्टेरियल डिसीज, डायबिटीज़ मेलाइटस, केमिकल एजेंट, जिसमें केमिकल एजेंट में हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो सकता है, एंडोटॉक्सिन की वजह से भी एंडोथेलियम की इंजरी हो सकती है, एंडोथेलियम डैमेज हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी एंडोथेलियम डैमेज हो सकती है। अब हम देखते हैं इसमें प्लेटलेट्स का क्या रोल है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होगा तो वहाँ पे एक बड़ा सा मास बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंडोथीलियल इंजरी एक्सपोजेज द सब एंडोथीलियल मैट्रिक्स टू सर्कुलेटिंग ब्लड। जो एंडोथीलियल होती है वो ब्लड को क्या करती है, मतलब ब्लड को, एंडोथीलियल इंजरी से क्या होता है, ब्लड सब एंडोथीलियल मैट्रिक्स को टच कर जाता है, मतलब एक्सपोज हो जाता है, जिसकी वजह से 3 प्लेटलेट स्टेप ट्रिगर होते हैं। ठीक है, 3 प्लेटलेट स्टेप्स होते हैं वहाँ पे, जिसमें प्लेटलेट का एक्टिवेशन होता है। ठीक है, एडेजन, रिलीज और एग्रीगेशन। ठीक है, एडेजन मतलब वहाँ पे वो चिपक जाएगी, मतलब प्लेटलेट्स आना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे लाइन बन जाएगी। रिलीज होंगे कुछ फैक्टर्स के और वहाँ पे प्लेटलेट्स फिर एग्रीगेट होना शुरू हो जाएगी, बहुत अमाउंट में एग्रीगेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कॉन्करेंट एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेशन, कैस्केड जनरेशन, फाइब्रिन स्ट्रैंड एंड थ्रोम्बिन। अब क्या होगा कि है ना, जब एक्टिवेशन होता जाएगा, मतलब अब एंडोथेलियल इंजरी होती जा रही है तो वहाँ पे वो स्टेप्स भी ज़्यादा चलेंगे। ठीक है, जो प्लेटलेट स्टेप एक्टिवेट हुए हैं तो वो वहाँ पे ज़्यादा होंगे, तो उसकी वजह से कैस्केड कोएगुलेशन कैस्केड मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होगा, और वहाँ पे उस कोएगुलेशन मैकेनिज्म की वजह से फाइब्रिन स्ट्रैंड जनरेट होंगे। ठीक है, फाइब्रिन स्ट्रैंड जनरेट होंगे, वहाँ पे थ्रोम्बिन भी रिलीज होगा, और क्या करेगा, वो एक टाइट मैशवर्क बनाएगा जिसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, टाइट मैशवर्क बनाएगा और वहाँ पे मतलब एक सॉलिड मास बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे थ्रोम्बस। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएटिंग होमोस्टेसिस एज वेल एज थ्रोम्बोसिस। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है होमोस्टेसिस में भी और थ्रोम्बोसिस में भी। एंडोथीलियल इंजरी इज मेजर कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आर्टेरियल थ्रोम्बाई और थ्रोम्बाई ऑफ हार्ट। अगर एंडोथीलियम इंजरी हो रही है किसी भी वजह से तो वो क्या करती है, आर्टेरियल थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन कराती है, मतलब आर्टरीज में थ्रोम्बस बन जाता है और हार्ट में भी थ्रोम्बस बन जाता है। अब हम इसमें मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारी सब एंडोथीलियल, ये है हमारी एंडोथीलियम, ये हो गई हमारी आरबीसी, जो कि है ना ब्लड ये फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और ये हो गई हमारी आरबीसी, और
यहाँ पे इंजरी हो गई है, ठीक है। किसी भी वजह से कोई भी कॉजेटिव एजेंट आया और वो एंडोथेलियम में इंजरी कर गया तो अब यहाँ पे एंडोथेलियम हट गई तो ब्लड क्या करेगा, सब एंडोथेलियम को टच करेगा। अब सब एंडोथेलियम को टच कर गया तो क्या होगा, वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे और वहाँ पे उसको क्लॉट करने के लिए आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि मतलब किसी भी वजह से हाइपर सिक्रीशन हो गया या ज़्यादा रिलीज हो गए तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, प्लेटलेट एडिशन होगा तो वहाँ पे आके प्लेटलेट्स लग जाएंगी, जो ब्लड की जो प्लेटलेट्स घूम रही थी यहाँ पे, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स आके लग जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा, प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा, प्लेटलेट एग्रीगेट होने लग जाएंगे बहुत सारी, और कैस्केड मैकेनिज्म भी एक्टिवेट होगा जिसकी वजह से फाइब्रिन स्ट्रैंड्स जो हैं वो वहाँ पे आके लग जाएंगे। अब क्या है कि एक बहुत बड़ा मास बन जाएगा, ठीक है, और बहुत बड़ा मास बन जाएगा। यहाँ पे जो ल्यूकोसाइटोसिस हैं वो भी आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो ब्लड में ल्यूकोसाइटोसिस आ रहे थे वो भी सब आ जाएंगे और एक मास बनाएगा ये बहुत बड़ा, और उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बस। तो ये फाइब्रिन स्ट्रैंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, फाइब्रिन स्ट्रैंड्स बनेंगे और यहाँ पे प्लेटलेट्स होगी, न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे यहाँ पे। तो ये एक बहुत मतलब थ्रोम्बस बना लेगा और जो ब्लड का यहाँ पे फ्लो है, जो एक इतना स्पेस मिल रहा था उसको, तो अब यहाँ पे ब्लड फ्लो होने के अब ब्लड फ्लो को इतना स्पेस मिलेगा, छोटा सा स्पेस हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए मतलब ये प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। रोल ऑफ एंडोथेलियम इंजरी, ये क्या मैकेनिज्म शो कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे एंडोथेलियम इंजरी हुई है और यहाँ पे प्लेटलेट कैसे एक्टिवेट हो रही है। और इसमें क्या है, जो ये हमने यहाँ पे रिलीज़ वाली बात करी है, तो क्या रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, प्लेटलेट रिलीज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ ग्रैन्यूल्स। इसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट्स जो रिलीज़ होती हैं उसके साथ साथ ग्रैन्यूल्स भी रिलीज़ होते हैं, ठीक है, डेंस बॉडीज़ और अल्फा ग्रैन्यूल्स। तो इससे हमने देखा कि है ना, यहाँ पे जो एंडोथेलियम इंजरी है या थ्रोम्बस फॉर्मेशन है उसमें प्लेटलेट्स का क्या रोल है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड फ्लो। जैसे क्या होता है कि एक नॉर्मल उसका पैटर्न होता है ब्लड फ्लो का, यूँ ये ऐसे कोई ऐसी चीज़ फ्लो कर रही है, ठीक है। तो हमारे ब्लड का कैसा फ्लो होता है, एक्सियल और लैमिनार ब्लड फ्लो बोलते हैं हम उसको। नॉर्मल ब्लड फ्लो जो होता है एक्सियल और लैमिनार ब्लड फ्लो होता है। इसमें क्या होता है, जो WBC RBC प्लेटलेट्स जो हैं वो बीच में फ्लो कर रही होती हैं और पेरीफेरी पे क्या होता है, प्लाज्मा, यहाँ पे प्लाज्मा फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। जो पेरीफेरी है जो है ना, इसको हम सेल्फ फ्री प्लाज्मा भी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे सेल्स नहीं होती, यहाँ पे केवल प्लाज्मा होता है। और बीच में क्या फ्लो कर रहा होगा, WBC RBC और प्लेटलेट्स। तो हम इसमें देखते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड फ्लो, ठीक है। एक्सियल और लैमिनार ब्लड फ्लो बोलेंगे। एक नॉर्मल अगर हम देखें तो हमारे ब्लड का कैसा फ्लो होता है, एक्सियल फ्लो, जिसमें कि ब्लड WBC RBC और प्लेटलेट्स जो हैं वो बीच में जा रही होती हैं और साइड में जा रहे होते हैं हमारे प्लाज्मा, ठीक है। तो सेंटर में WBC RBC और प्लेटलेट्स, पेरीफेरी पे हमारा प्लाज्मा। अब इफ़ ब्लड सेल कम ऑन दी पेरीफेरी देन थ्रोम्बोसिस अकर। जैसे कि हमने बताया कि है ना, ब्लड सेल जो आ जाएंगे पेरीफेरी पे तो क्या होगा, थ्रोम्बोसिस अकर होगी, थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट बिटवीन द ब्लड सेल एंड एंडोथेलियम। प्लाज्मा, यहाँ पे प्लाज्मा फ्लो कर रहा है पेरीफेरी पे, तो क्या है, प्लाज्मा एंडोथेलियम और ब्लड सेल के बीच में फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस नहीं होती है। बट देयर इज़ अ टर्बुलेंस और स्ट्रेसेस, वहाँ पे है ना टर्बुलेंस और स्ट्रेसेस हो जाती है। टर्बुलेंस मतलब होता है अनइक्वल ब्लड फ्लो, मतलब है ना ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन ये होती है कि इसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता, ठीक है। टर्बुलेंस में होता है अनइक्वल ब्लड फ्लो, जो नॉर्मल में हो रहा था, नॉर्मल अमाउंट में ब्लड फ्लो हो रहा था वो नहीं हो रहा। और स्ट्रेसेस का मतलब होता है स्लोइंग ब्लड फ्लो, या जो ब्लड एक उसमें अपने एक फ्लो में मतलब एक तरीके से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसका प्रेशर कम हो जाए या किसी भी वजह से वो ब्लड फ्लो स्लो हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेसिस। टर्बुलेंस का मतलब है अनइक्वल ब्लड फ्लो, स्टेसिस का मतलब है स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो धीमे धीमे फ्लो हो, ठीक है, धीमे धीमे जाए।
और उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या है, तो टर्बुलेंस और स्ट्रेसेस की वजह से जो प्लेटलेट्स हैं वो एंडोथेलियम के कांटेक्ट में आ जाएंगी और क्या करेंगी, ट्रिगर करेंगी थ्रोम्बोसिस को। स्टेसिस क्या करती है, स्टेसिस इनिशिएट वेनस थ्रोम्बाई। अगर स्टेसिस होता भी है, मतलब अगर ब्लड फ्लो कम होता है, उसका वो स्पीड है अगर वो कम होती है, तो उसकी वजह से वेनस थ्रोम्बाई होने के चांसेस होते हैं। अगर टर्बुलेंस जो होता है, टर्बुलेंस की वजह से आर्टीरियल और कार्डियक थ्रोम्बाई होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नॉर्मल एक्सियल ब्लड फ्लो इज ऑफ ब्लड इज डिस्टर्ब्ड। जो नॉर्मल एक्सियल ब्लड फ्लो हो रहा था वो डिस्टर्ब हो जाता है, किसकी वजह से, टर्बुलेंस और स्टेसिस की वजह से। और व्हेन स्टेसिस अकर देन ब्लड स्लो डाउन एंड जब है ना वो जो स्पीड है उसकी कम हो जाएगी और जो ब्लड सेल्स हैं वो मार्जिनेट इनटू द पेरीफेरी एंड फॉर्म पेवमेंट क्लोज टू एंडोथेलियम। अब इसका मतलब ये है कि है ना, अगर ब्लड का जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, तो ब्लड की स्पीड कम हो जाएगी, जो सेल जो हैं वो है ना फैलने लग जाएंगी, ठीक है। फैलने लग जाएंगी तो क्या होगा कि वो एंडोथेलियम तक आ जाएंगी, पेरीफेरी तक आ जाएंगी, ठीक है। तो पेरीफेरी पे मार्जिन बनाएंगी और फिर अब क्या है कि ये ऐसे नीचे नीचे आएंगी तो ऊपर की सेल भी इनके ऊपर आके लग जाएंगी, ठीक है। तो ये पेवमेंट बनाते हैं, ठीक है, जैसे एक के ऊपर एक ऐसे बनाते हैं। तो पेवमेंट का मतलब एक के ऊपर एक। तो एंडोथेलियम के ऊपर वो एक वॉल लाइक बना लेंगी, ठीक है, पेवमेंट बना लेंगी, एक ऐसे एक के ऊपर एक करके हो जाएंगी, ठीक है। टर्बुलेंस में एक्चुअली इंजर एंडोथेलियम, ठीक है। टर्बुलेंस क्या करती है, ये मतलब ये एक बार के लिए ये एंडोथेलियम इंजर ना करे, इंजरी ना हो, लेकिन टर्बुलेंस की वजह से एंडोथेलियम इंजरी हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन, और प्लेटलेट और फाइब्रिन वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे और वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम इसके आगे के फैक्टर्स डिस्कस करेंगे और इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे और जो हार्ट में, सेरिब्रल में, ठीक है, यहाँ पे जो थ्रोम्बस हो जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस देखेंगे, ठीक है। तो थ्रोम्बोसिस सही भी होता है तो कैसे सही होगा, मतलब उसके हम स्टेजेस देखेंगे, ठीक है। तो वेट फॉर द सेकेंड पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।